के चिकने एहसास जैसी मामूली चीजों से शुरू होती है। और हमें परमाणुओं के एक अदृश्य डांस से होते हुए हमारे पेट और खेतों के मतलब जीवन मरण के सवाल तक ले जाती है। हाँ, ये अम्ल और क्षार की कहानी है। और इस सफर में हमारी मदद के लिए हमारे पास अम्ल और क्षार एक 3D आणविक यात्रा नाम की एक विजुअल गाइड है। और हमारा मकसद सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं है ना। बिल्कुल नहीं, हमें ये समझना है कि ये दो केमिकल हमारी दुनिया को चुपचाप कैसे चलाते हैं। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। हाँ, और मजे की बात यह है कि ये टॉपिक शुरू तो होता है स्कूल की केमिस्ट्री लैब से, पर खत्म होता है हमारी किचन में, हमारे पेट में और यहाँ तक कि हमारे खेतों में भी। सही, ये सिर्फ केमिकल नहीं है, ये जीवन के एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जो एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर काम करते हैं। तो शुरुआत सबसे आसान जगह से करते हैं, हमारी इंद्रियों से। मान लीजिए हमें कुछ नहीं पता, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज अम्ल है या क्षार? स्वाद एक बड़ा सुराग है। हाँ, अम्ल मतलब कुछ खट्टा, नींबू, संतरा, कच्चा आम, सिरका, सब में वो एक खट्टापन है। और दूसरी तरफ है क्षार, जिनका स्वाद होता है कड़वा। अगर कभी गलती से भी साबुन मुंह में गया हो तो वो जो बेस्वाद कड़वापन महसूस होता है। अरे वो तो क्षार की पहचान है। मुझे याद है बचपन में गलती से साबुन का पानी मुंह में चला गया था। हाँ, वो कड़वा स्वाद मैं आज तक नहीं भूला। अब जाकर समझ आया कि मैं असल में एक क्षार का स्वाद चख रहा था। बिल्कुल। और स्पर्श में भी तो फर्क है। साबुन हाथों में कितना चिकना लगता है। वो क्षार की वजह से है। ये वो शुरुआती पहचान है जो हजारों सालों से इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर विज्ञान ने हमें एक जादुई कागज दिया, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, हाँ, स्कूल का एक्सपेरिमेंट। ये तो जैसे एक केमिकल ट्रैफिक लाइट है। अम्ल के संपर्क में आते ही नीला लिटमस लाल हो जाता है। और क्षार के संपर्क में लाल लिटमस नीला। बिल्कुल। ये हमें बताता है कि कुछ हो रहा है, पर ये नहीं बताता कि क्यों हो रहा है। सही बात है, ये सब तो बाहरी लक्षण है। असली कहानी तो आणविक स्तर पर चल रही है। और यहीं पर वैज्ञानिकों की जासूसी शुरू होती है। हमारी समझ हमेशा से ऐसी नहीं थी, ये समय के साथ विकसित हुई है ना। हाँ, ये एक पहेली को सुलझाने जैसा था। पहला बड़ा सुराग स्वीडिश वैज्ञानिक स्वांते आर्हेनियस ने दिया। उन्होंने बहुत सीधी साधी लेकिन उस समय के लिए क्रांतिकारी परिभाषा दी। क्या थी वो परिभाषा? उन्होंने कहा सब कुछ पानी पर निर्भर करता है। पानी पर? कैसे? आर्हेनियस ने कहा कोई भी चीज जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ छोड़ती है वो अम्ल है। अच्छा। और जो पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- छोड़ती है वो क्षार है। सिंपल। ये तो बहुत साफ और आसान लगता है। इसमें क्या कमी थी? विज्ञान की दुनिया में हर जवाब एक नया सवाल खड़ा करता है। जल्द ही एक ऐसा केमिकल सामने आया जिसने इस सीधी सादी परिभाषा को चुनौती दे दी। कौन सा केमिकल? अमोनिया यानी NH3। ये हर तरह से क्षार जैसा बर्ताव करता था, चिकना, कड़वा, लाल लिटमस को नीला करने वाला। लेकिन उसके फॉर्मूले में तो OH- है ही नहीं। यही तो पहेली थी। तो वो पानी में OH- कैसे दे सकता था? अर्हेनियस का सिद्धांत यहाँ आकर मतलब चुप हो जाता था। अच्छा, तो ये अमोनिया की पहेली थी जिसने वैज्ञानिकों को और गहराई से सोचने पर मजबूर किया। तो फिर इस पहेली को किसने सुलझाया? इसके बाद दो वैज्ञानिक आए, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी। उन्होंने इस गुत्थी को एक नए नजरिए से देखा। उन्होंने कहा पानी को भूल जाओ, OH- को भी भूल जाओ। असली खेल तो प्रोटॉन का है। प्रोटॉन मतलब H+ आयन। बिल्कुल। उन्होंने कहा परिभाषा को और सरल बनाते हैं। अम्ल वो है जो प्रोटॉन देता है, इसे हम प्रोटॉन डोनर कहते हैं। और क्षार? और क्षार वो है जो उस प्रोटॉन को स्वीकार करता है, यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब देखिए अमोनिया की पहेली कैसे सुलझती है। बताइए। जब अमोनिया NH3 को पानी H2O में डालते हैं तो वो पानी से एक प्रोटॉन खींच लेता है। पानी ने प्रोटॉन दिया तो वो अम्ल बन गया। और अमोनिया ने प्रोटॉन लिया तो वो क्षार बन गया। वाह, कोई OH- की जरूरत ही नहीं पड़ी। एग्जैक्टली। तो उन्होंने खेल के मैदान को पानी के पूल से निकालकर कहीं भी किसी भी रिएक्शन में ला दिया। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन मुझे एक और सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर कहानी प्रोटॉन के लेन देन की है तो क्या ऐसी भी कोई अभिक्रिया हो सकती है जिसमें प्रोटॉन हो ही ना, फिर भी वो अम्ल क्षार जैसी हो? बहुत अच्छा सवाल है। और यही सवाल गिलबर्ट लुइस के दिमाग में भी आया था। उन्होंने इस कहानी को एक और स्तर पे पहुंचा दिया। उन्होंने कहा हम प्रोटॉन पे भी क्यों अटके हैं? असली खेल तो इलेक्ट्रॉनों का है। इलेक्ट्रॉनों का? अब तो ये और भी गहरा होता जा रहा है। लुइस ने कहा कि क्षार वो है जिसके पास देने के लिए एक
इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हो। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। हाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और अम्ल वो है जो उस जोड़े को रखने के लिए खाली जगह रखता हो, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो अमोनिया वाले केस में क्या हुआ? अब अमोनिया के पास देने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है हाँ। और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BS3 जैसे यौगिकों के पास उसे रखने के लिए खाली जगह होती है। जब वे मिलते हैं तो अमोनिया अपना जोड़ा दान कर देता है। और यहाँ ना पानी है ना प्रोटॉन का लेन देन, फिर भी ये एक अम्ल क्षार अभिक्रिया है। बिल्कुल, ये सबसे व्यापक परिभाषा है। तो एक मिनट, अगर लुईस ने प्रोटॉन को हटाकर सिर्फ इलेक्ट्रॉनों पर ध्यान दिया, तो क्या इसका मतलब ये है कि ब्रॉन्स्टेड लोरी का सिद्धांत गलत था, या ये बस एक अलग नजरिए से देखने का तरीका है? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। नहीं, गलत बिल्कुल नहीं था। ये इसे और बड़ा बनाने जैसा है। सोचिए, आर्हेनियस का सिद्धांत एक कमरे जैसा था। ब्रॉन्स्टेड लोरी ने उसे एक घर बना दिया। अच्छा। और लुईस ने उसे एक पूरा शहर बना दिया। हर नई परिभाषा पुरानी वाली को अपने अंदर समा लेती है और दायरा बढ़ा देती है। वाह, ये समझने का बहुत अच्छा तरीका है। तो अब हम जानते हैं कि ये क्या है, लेकिन हम इनकी ताकत कैसे नापते हैं? मतलब नींबू का रस भी अम्ल है और बैटरी का एसिड भी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और यहीं पर पीएच पैमाने की भूमिका आती है ना? हाँ, पीएच स्केल। बिल्कुल। पीएच पैमाना हमें बताता है कि कोई घोल कितना अम्लीय या क्षारीय है। ये 0 से 14 तक का एक स्केल है। 7 का मतलब है न्यूट्रल, जैसे शुद्ध पानी। 7 से जितना नीचे उतना अम्लीय, और 7 से जितना ऊपर उतना क्षारीय। हाँ, पर इसमें एक छिपा हुआ ट्विस्ट है और यहीं पर इसकी असली ताकत है। पीएच पैमाना कोई सीधी गिनती नहीं है, ये एक लघुगणकीय यानी लॉगरिदमिक स्केल है। लॉगरिदमिक, इसका क्या मतलब हुआ? किसका मतलब है कि पीएच 5 और पीएच 6 के बीच का फर्क सिर्फ एक नंबर का नहीं है। पीएच 5 वाला घोल पीएच 6 वाले घोल से 10 गुना ज्यादा अम्लीय है। क्या? 10 गुना? हाँ, और पीएच 4 वाला पीएच 6 वाले से 100 गुना ज्यादा अम्लीय है। अरे वाह, ये तो कमाल है। मैंने हमेशा इसे एक सीधी गिनती की तरह सोचा था, 1 2 3, पर ये तो 10 100 1000 की छलांग है। इसने तो मेरा पूरा नजरिया ही बदल दिया। बिल्कुल, हर एक नंबर का फर्क असल में ताकत में 10 गुना का फर्क है। अब सोचिए, हमारे खून का पीएच बहुत ही संकरी रेंज में लगभग 7.4 पर बना रहता है। अगर ये गिरकर सिर्फ 7.0 हो जाए तो आपको लगेगा कि बस 0.4 का ही तो फर्क है, लेकिन असल में हमारा खून लगभग 2.5 गुना ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। और इतने से बदलाव में इंसान कोमा में जा सकता है या मर भी सकता है। सही। प्रकृति में ये संतुलन कितना नाजुक और जरूरी है, पीएच हमें ये दिखाता है। हाँ, और यही फर्क है नींबू के रस और बैटरी एसिड में। दोनों अम्ल हैं, लेकिन एक को हम शिकंजी में पीते हैं और दूसरा हमारी त्वचा जला सकता है। ये सब इसी शक्ति का खेल है जिसे हम प्रबल और दुर्बल अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रबल अम्ल है। वो पानी में जाते ही अपने सारे H+ आयन छोड़ देता है। जबकि सिरके का एसिटिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है, वो बहुत कम आयन छोड़ता है। सही। ये सब इसी बात पर निर्भर करता है कि कोई अणु अपने H+ आयन कितनी आसानी से और कितनी तादाद में छोड़ता है। तो हमारे पेट के अंदर का ये केमिकल बैलेंस हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी है, ये तो साफ है। लेकिन यही संतुलन का खेल हमारे शरीर के बाहर भी चल रहा है। बड़े पैमाने पर हमारी जमीन में, जहाँ हमारा खाना उगता है। पहले पेट की बात करते हैं। कभी कभी सीने में जलन जो हार्टबर्न होती है, वो क्या है? हमारे पेट में खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये एक बहुत प्रबल अम्ल है जिसका पीएच 1.5 से 3.5 के बीच होता है। इतना ज्यादा एसिडिक? हाँ, कभी कभी जब ये एसिड जरूरत से ज्यादा बन जाता है तो ये ऊपर भोजन नली की तरफ आने लगता है और हमें तेज जलन महसूस होती है। और हम इसका इलाज करते हैं एंटीसिड से, जो असल में हल्के क्षार होते हैं। तो ये अम्ल और क्षार की सीधी लड़ाई है। ये एक सुंदर रासायनिक संतुलन क्रिया है। जब एंटासिड का क्षार पेट के अतिरिक्त एसिड से मिलता है तो वे एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। इसे उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और बनता क्या है? बस थोड़ा सा नमक और सादा पानी, जादू की तरह जलन गायब हो जाती है। कमाल है। तो पेट में हो रहे इस केमिकल ड्रामे को हम एक क्षार से शांत कर देते हैं। अब इसी संतुलन के विचार को खेतों तक ले जाते हैं। हम मिट्टी को अक्सर सिर्फ गंदगी समझते हैं, पर ये तो एक पूरा रासायनिक संसार है। और उस संसार का राजा है पीएच। ज्यादातर फसलों को बढ़ने के लिए
6.0 से 7.0 के बीच का पीएच चाहिए। यानी हल्का अम्लीय से न्यूट्रल। हाँ, अगर पीएच इससे बहुत ज्यादा या कम हो जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, जिसे कहते हैं पोषक तत्वबंदी या न्यूट्रिएंट लॉकआउट। पोषक तत्वबंदी, ये सुनने में तो काफी गंभीर लग रहा है। इसका क्या मतलब है? ये बहुत गंभीर है। सोचिए कि आपके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए हैं, लेकिन आप अपना पिन भूल गए हैं। तो पैसा होते हुए भी मेरे किसी काम का नहीं। इस पोटेशियम सब कुछ भरपूर मात्रा में हो, लेकिन पौधे उन्हें ले नहीं पाते। हाँ, गलत पीएच के कारण वे ऐसे रासायनिक रूप में लॉक हो जाते हैं कि पौधे की जड़ें उन्हें सोख ही नहीं पाती। तो पौधा पोषक तत्वों के समंदर में प्यासा रह जाता है। बिल्कुल। अगर मिट्टी बहुत अम्लीय हो जाए तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे जरूरी तत्व लॉक हो जाते हैं, और अगर मिट्टी बहुत क्षारीय हो जाए, मतलब पीएच 7.5 से ज्यादा, तो लोहा यानी आयरन पौधों को नहीं मिल पाता। और इससे पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, जिसे क्लोरोसिस कहते हैं। सही। तो किसान इसका प्रबंधन कैसे करते होंगे? वे मिट्टी के डॉक्टर की तरह काम करते होंगे। शायद वे मिट्टी में कुछ मिलाते होंगे। अगर मिट्टी बहुत अम्लीय है तो शायद कुछ क्षारीय चीज डालते होंगे, जैसे चूना। आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। किसान ठीक यही करते हैं। वो पीएच मीटर से अपनी मिट्टी की नियमित जांच करते हैं। अगर मिट्टी ज्यादा अम्लीय है तो वे उसमें चूना मिलाते हैं, जो क्षारीय होता है। और अगर मिट्टी ज्यादा क्षारीय है तो वे उसमें सल्फर या जिप्सम मिलाते हैं, ताकि अम्लता बढ़े और पीएच नीचे आए। हर फसल की अपनी पसंद होती है। टमाटर को 6.0-6.8 पीएच पसंद है, तो आलू थोड़ी ज्यादा अम्लीय मिट्टी में भी खुश रहता है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब हमारी थाली में जो खाना है उसकी गुणवत्ता और मात्रा कहीं ना कहीं मिट्टी के पीएच पर टिकी हुई है। बिल्कुल। वैसे एक और जगह है जहाँ हम रोज अम्ल और क्षार का इस्तेमाल करते हैं, घर की सफाई में। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। हमारे बाथरूम में रखी 2 बोतलें ही देख लीजिए। टॉयलेट क्लीनर, जिसमें अक्सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एक बहुत प्रबल अम्ल है। वो पानी के जिद्दी दागों को हटाता है। हाँ, वो दाग असल में क्षारीय खनिज होते हैं, जिन्हें अम्ल घोल देता है। और दूसरी तरफ नाली खोलने वाला क्लीनर या ब्लीच, वो प्रबल क्षार होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। वे तेल, ग्रीस और बालू जैसी जैविक चीजों को गला देते हैं, जो अम्लीय प्रकृति की होती हैं। तो हम एक प्रबल अम्ल से खनिज के दाग हटाते हैं और एक प्रबल क्षार से जैविक रुकावटें। हम घर में भी उदासीनीकरण के सिद्धांत का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हमने सच में एक लंबी यात्रा तय की। हमने स्वाद और स्पर्श जैसी सरल पहचानों से शुरुआत की। फिर हमने वैज्ञानिकों की जासूसी को देखा, कैसे आर्हेनियस के पानी पर आधारित सिद्धांत से शुरू होकर अमोनिया की पहेली ने हमें ब्रॉन्स्टेड लोरी के प्रोटॉन के लेन देन तक पहुंचाया। और फिर लुइस ने हमें इलेक्ट्रॉनों की दुनिया दिखाकर पूरी तस्वीर ही बदल दी। सही। और पीएच पैमाने ने तो सोच ही बदल दी। वो 10 गुना की छलांग वाला विचार और ये समझना कि हमारे खून में 0.4 का बदलाव भी कितना घातक हो सकता है, वाकई आंखें खोलने वाला था। और अंत में हमने इन सब को प्रयोगशाला से बाहर निकालकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखा। कैसे एक एंटासिड की गोली हमारे पेट की आग को शांत करती है, कैसे मिट्टी का सही पीएच हमारी फसलों को पोषण देता है, और कैसे हम घर की सफाई में भी इसी रसायन विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। अंत में संदेश यही है, अम्ल और क्षार सिर्फ किताबी शब्द नहीं है, वे हमारे स्वास्थ्य, हमारे भोजन और हमारे पर्यावरण के अदृश्य नियामक हैं। जैसा कि गाइड के सारांश में लिखा है, आयन से जीवन तक उनका संतुलन ही सब कुछ है। बिल्कुल। हमने देखा है कि हमारे पेट या मिट्टी में पीएच का असंतुलन कितना हानिकारक हो सकता है। अब श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु, हमारी आधुनिक दुनिया में और कहां एक महत्वपूर्ण अम्ल क्षार संतुलन खतरे में पड़ सकता है। महासागरों के बारे में सोचें, जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के कारण लगातार अधिक अम्लीय हो रहे हैं, एक प्रक्रिया जिसे महासागरीय अम्लीकरण कहा जाता है। समुद्री जीवन के लिए इसका पोषक तत्व बंदी प्रभाव क्या हो सकता है?